श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो पर शहीद आजम भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों के लेखों, पत्रों और अन्य दस्तावेजों के ऑडियो प्रसारण के क्रम में आज प्रस्तुत है बम कांड पर हाईकोर्ट में बयान की ऑडियो रिकॉर्डिंग। मैं हूं आपकी दोस्त गीता चौबे। श्रोताओं, आपको बता दें कि दिल्ली के सेशन जज ने असेंबली बम केस में भगत सिंह को आजीवन कारावास का दंड दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में उसकी अपील की गई। दिल्ली अदालत के निर्णय की आलोचना करते हुए भगत सिंह ने हाई कोर्ट में यह दूसरा बयान दिया। इस बयान को परिचय सहित हमने लिया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ द्वारा प्रकाशित पुस्तक भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज से। इस बयान में उन्होंने यह बात कही थी कि पिस्तौल और बम क्रांति नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। सुनिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। हमारे उद्देश्य पर ध्यान दें। माय लॉर्ड, हम ना ही वकील हैं, ना अंग्रेजी विशेषज्ञ और ना ही हमारे पास डिग्रियां हैं, इसलिए हमसे शानदार भाषणों की आशा ना करें। हमारी प्रार्थना है कि हमारे बयान की भाषा संबंधी त्रुटियों पर ध्यान ना देते हुए उसके वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयत्न किया जाए। दूसरे तमाम नुक्तों को अपने वकीलों पर छोड़ते हुए मैं स्वयं एक मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करूंगा। यह मुद्दा इस मुकदमे में बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दा यह है कि हमारी नीयत क्या थी और हम किस हद तक अपराधी हैं। यह बड़ा पेचीदा मामला है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आपकी सेवा में विचारों के विकास की वह ऊंचाई प्रस्तुत नहीं कर सकता जिसके प्रभाव में हम एक खास ढंग से सोचने और व्यवहार करने लगे थे। हम चाहते हैं कि इसे दृष्टि में रखते हुए ही हमारी नियत और अपराध का अनुमान लगाया जाए। प्रसिद्ध कानून विशारद सलोमन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके अपराधी आचरण के लिए उस समय तक सजा नहीं मिलनी चाहिए जब तक उसका उद्देश्य कानून विरोधी सिद्ध नहीं हो जाता। सेशन जज की अदालत में हमने जो लिखित बयान दिया था वह हमारे उद्देश्य की व्याख्या भी करता है और उस रूप में हमारी नियत की व्याख्या करता है। लेकिन सेशन जज महोदय ने कलम की एक ही नोक से यह कहकर कि आम तौर पर अपराध को व्यवहार में लाने वाली बात कानून के कार्य को प्रभावित नहीं करती और इस देश में कानूनी व्याख्याओं में कभी कभार उद्देश्य और नियत की चर्चा होती है, हमारी सभी कोशिशें बेकार कर दी। माय लॉर्ड, इन परिस्थितियों में सुयोग्य सेशन जज के लिए उचित होता कि या तो अपराध का अनुमान परिणाम से लगाते या हमारे बयान की मदद से मनोवैज्ञानिक पहलू का फैसला करते, पर उन्होंने इन दोनों में से एक भी काम नहीं किया। विचारणीय बात यह है कि असेंबली में हमने जो 2 बम फेंके उनसे किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या आर्थिक हानि नहीं हुई। इस दृष्टिकोण से हमें जो सजा दी गई है वह कठोरतम ही नहीं, बदला लेने की भावना वाली भी है। यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब तक अभियुक्त की मनोभावना का पता ना लगाया जाए उसके असली उद्देश्य का पता ही नहीं चल सकता। यदि उद्देश्य को पूरी तरह भुला दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि उद्देश्य को नजर में ना रखने पर संसार के बड़े बड़े सेनापति साधारण हत्यारे नजर आएंगे। सरकारी कर वसूल करने वाले अधिकारी चोर जालसाज दिखाई देंगे और न्यायाधीशों पर भी कत्ल करने का अभियोग लगेगा। इस तरह तो समाज व्यवस्था और सभ्यता खून खराबा, चोरी और जालसाजी बनकर रह जाएगी। यदि उद्देश्य की उपेक्षा की जाए तो किसी हुकूमत को क्या अधिकार है कि समाज के व्यक्तियों से न्याय करने को कहें।
उद्देश्य की उपेक्षा की जाए तो हर धर्म प्रचारक झूठ का प्रचारक दिखाई देगा और हर एक पैगंबर पर अभियोग लगेगा कि उसने करोड़ों भोले और अनजान लोगों को गुमराह किया। यदि उद्देश्य को भुला दिया जाए तो हजरत ईसा मसीह गड़बड़ करने वाले, शांति भंग करने वाले और विद्रोह का प्रचार करने वाले दिखाई देंगे और कानून के शब्दों में खतरनाक व्यक्तित्व माने जाएंगे। लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए हमारे दिलों में बेहद आदर है। उनकी मूर्ति हमारे दिलों में आध्यात्मिकता का स्पंदन पैदा करती है। यह क्यों? यह इसलिए कि उनके प्रयत्नों का प्रेरक एक ऊंचे दर्जे का उद्देश्य था। उस युग के शासकों ने उनके उद्देश्य को नहीं पहचाना, उन्होंने उनकी बाहरी व्यवहार को ही देखा। लेकिन उस समय से लेकर इस समय तक 19 शताब्दी बीत चुकी है। क्या हमने तब से लेकर अब तक कोई तरक्की नहीं की? क्या हम ऐसी गलतियां दोहराएंगे? अगर ऐसा हो तो मानना पड़ेगा कि इंसानियत की कुर्बानियां, बड़े शहीदों के प्रयत्न बेकार रहे और आज भी हम उसी स्थान पर हैं जहां आज से 20 शताब्दी पहले थे। कानूनी दृष्टि से उद्देश्य का प्रश्न खास महत्व रखता है। जनरल डायर का उदाहरण लीजिए। उसने गोलियां चलाई, सैकड़ों निरपराध और शस्त्रहीन व्यक्तियों को मार डाला, लेकिन फौजी अदालत ने उसे गोली का निशाना बनाने का हुक्म देने की जगह लाखों रुपए इनाम दिए। एक और उदाहरण पर ध्यान दीजिए। श्री खड़क बहादुर सिंह ने, जो एक गोरखा नौजवान है, कलकत्ता में एक अमीर मारवाड़ी को छुरे से मार डाला। यदि उद्देश्य को एक तरफ रख दिया जाए तो खड़क बहादुर को मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे कुछ वर्षों की सजा दी गई और उस अवधि से भी बहुत पहले ही मुक्त कर दिया गया। क्या कानून में कोई दरार रखनी थी जो उसे मौत की सजा ना दी गई, या उसके विरुद्ध हत्या का अभियोग सिद्ध नहीं हुआ? उसने हमारी ही तरह अपना अपराध स्वीकार किया था, लेकिन उसका जीवन बच गया और वह स्वतंत्र है। मैं पूछता हूँ, उसे फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? उसका कार्य जचा तुला था, उसने पेचीदा ढंग की तैयारी की थी। उद्देश्य की दृष्टि से उसका कार्य हमारे कार्य की अपेक्षा ज्यादा घातक और संगीन था। उसे इसलिए बहुत ही नर्म सजा मिली क्योंकि उसका मकसद नेक था। उसने समाज को एक ऐसी जोंक से छुटकारा दिलाया जिसने कई एक सुंदर लड़कियों का खून चूस लिया था। श्री खड़क बहादुर सिंह को महज कानून की प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए कुछ वर्षों की सजा दी गई थी। यह सिद्धांत किस कदर गलत है? यह न्याय के बुनियादी सिद्धांत का विरोध है, जो कि इस प्रकार है। कानून आदमियों के लिए है, आदमी कानून के लिए नहीं है। इस दशा में क्या कारण है कि हमें भी ये रियायतें ना दी गईं जो श्री खड़क बहादुर सिंह को मिली थी? स्पष्ट है कि उसे नर्म सजा देते समय उसका उद्देश्य दृष्टि में रखा गया था। अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे को कत्ल करता है, फांसी की सजा से नहीं बच सकता। क्या इसलिए हमें आम कानूनी अधिकार नहीं मिल रहा है कि हमारा कार्य हुकूमत के विरुद्ध था, या इसलिए कि इस कार्य का राजनीतिक महत्व है? माय लॉर्ड, इस दशा में मुझे यह कहने की आज्ञा दी जाए कि जो हुकूमत इन कमीनी हरकतों में आश्रय खोजती है, जो हुकूमत व्यक्ति के कुदरती अधिकार छीनती है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं। अगर यह कायम है तो आर्जी तौर पर और हजारों बेगुनाहों का खून उनकी गर्दन पर है। यदि कानून उद्देश्य नहीं देखता तो न्याय नहीं हो सकता और ना ही स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। आटे में संखिया मिलाना जुर्म नहीं, बशर्ते कि उसका उद्देश्य चूहों को मारना हो। लेकिन यदि इससे किसी आदमी को मार दिया जाए तो यह कत्ल का अपराध बन जाता है। लिहाजा ऐसे कानूनों को जो तर्क पर आधारित नहीं और न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध हैं, समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे ही न्याय विरोधी कानूनों के कारण बड़े बड़े श्रेष्ठ बौद्धिक लोगों ने
बगावत के कार्य किए हैं। हमारे मुकदमे के तथ्य बिल्कुल सादा हैं। 8 अप्रैल 1929 को हमने सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंके। उनके धमाके से चंद लोगों को मामूली खरोंची आई। चेंबर में हंगामा हुआ। सैकड़ों दर्शक और सदस्य बाहर निकल गए। कुछ देर बाद खामोशी छा गई। मैं और साथी बीके दत्त खामोशी के साथ दर्शक गैलरी में बैठे रहे और हमने स्वयं अपने को प्रस्तुत किया कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। हमें गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोग लगाए गए और हत्या करने के प्रयत्न के अपराध में हमें सजा दी गई। लेकिन बमों से 4-5 आदमियों को मामूली चोटें आईं और एक बेंच को मामूली सा नुकसान पहुंचा। और जिन्होंने यह अपराध किया उन्होंने बिना किसी किस्म के हस्तक्षेप के अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। सेशन जज ने स्वीकार किया कि यदि हम भागना चाहते तो भागने में सफल हो सकते थे। हमने अपना अपराध स्वीकार किया और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बयान दिया। हमें सजा का भय नहीं है, लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं कि हमें गलत तौर पर समझा जाए। हमारे बयान से कुछ पैराग्राफ काट दिए गए हैं। यह वास्तविक स्थिति की दृष्टि से हानिकारक है। समग्र रूप में हमारे वक्तव्य के अध्ययन से साफ प्रकट होता है कि हमारे दृष्टिकोण से हमारा देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस दशा में काफी ऊंची आवाज में चेतावनी देने की जरूरत थी और हमने अपने विचारानुसार चेतावनी दी है। संभव है कि हम गलती पर हों। हमारा सोचने का ढंग जज महोदय के सोचने के ढंग से भिन्न हो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमें अपने विचार प्रकट करने की स्वीकृति ना दी जाए और गलत बातें हमारे साथ जोड़ी जाएं। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के संबंध में हमने जो व्याख्या अपने बयान में दी उसे उड़ा दिया गया है। हालांकि यह हमारे उद्देश्य का खास भाग है। इनकलाब जिंदाबाद से हमारा वह उद्देश्य नहीं था जो आमतौर पर गलत अर्थ में समझा जाता है। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। हमारे इनकलाब का अर्थ पूंजीवादी युद्धों की मुसीबतों का अंत करना है। मुख्य उद्देश्य और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया समझे बिना किसी के संबंध में निर्णय देना उचित नहीं है। गलत बातें हमारे साथ जोड़ना साफ साफ अन्याय है। इसकी चेतावनी देना बहुत आवश्यक था। बेचैनी रोज रोज बढ़ रही है। यदि उचित इलाज ना किया गया तो रोग खतरनाक रूप ले लेगा। कोई भी मानवीय शक्ति इसकी रोकथाम नहीं कर सकेगी। हमने इस तूफान का रुख बदलने के लिए यह कार्यवाही की। हम इतिहास के गंभीर अध्येता हैं। हमारा विश्वास है कि यदि सत्ताधारी शक्तियां ठीक समय पर सही कार्यवाही करती तो फ्रांस और रूस की खूनी क्रांतियां नहीं बरस पड़ती। दुनिया की कई बड़ी बड़ी हुकूमतें विचारों के तूफान को रोकते हुए खून खराबे के वातावरण में डूब गईं। सत्ताधारी लोग परिस्थितियों के प्रभाव को बदल सकते हैं। हम पहली चेतावनी देना चाहते थे और यदि हम कुछ व्यक्तियों की हत्या करने के इच्छुक होते तो हम अपने मुख्य उद्देश्य में असफल हो जाते। माय लॉर्ड, इस नियत और उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए हमने कार्यवाही की और इस कार्यवाही के परिणाम हमारे बयान का समर्थन करते हैं। एक और नुक्ता स्पष्ट करना आवश्यक है। यदि हमें बमों की ताकत के संबंध में कतई ज्ञान ना होता तो हम पंडित मोतीलाल नेहरू, श्री केलकर, श्री जयकर और श्री जिन्ना जैसे सम्माननीय राष्ट्रीय व्यक्तियों की उपस्थिति में क्यों बम फेंकते? हम नेताओं के जीवन किस तरह खतरे में डाल सकते थे? हम पागल तो नहीं हैं, और अगर पागल होते तो जेल में बंद करने की बजाय हमें पागल खाने में बंद कर दिया जाता। बमों के संबंध में हमें निश्चित जानकारी थी, उसी के कारण हमने ऐसा साहस किया। जिन बेंचों पर लोग बैठे थे उन पर बम फेंकना आसान काम था, लेकिन खाली जगह पर बमों का फेंकना निहायत मुश्किल काम था।
अगर बम फेंकने वाले सही दिमागों के ना होते या वे परेशान होते तो बम खाली जगह की बजाय बेंचों पर गिरते। तो मैं कहूँगा कि खाली जगह के चुनाव के लिए जो हिम्मत हमने दिखाई उसके लिए हमें इनाम मिलना चाहिए। इन हालात में माय लॉर्ड, हम सोचते हैं कि हमें ठीक तरह समझा नहीं गया। आपकी सेवा में हम सजाओं में कमी कराने नहीं आए, बल्कि अपनी स्थिति स्पष्ट करने आए हैं। हम चाहते हैं कि ना तो हमसे अनुचित व्यवहार किया जाए और ना ही हमारे संबंध में अनुचित राय दी जाए। सजा का सवाल हमारे लिए गौण है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस यस फोर्ड ने फैसले में लिखा, यह बयान कोई गलती नहीं होगी कि यह लोग दिल की गहराई और पूरे आवेग के साथ वर्तमान समाज के ढांचे को बदलने की इच्छा से प्रेरित थे। भगत सिंह एक ईमानदार और सच्चे क्रांतिकारी हैं। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि वे इस स्वप्न को लेकर पूरी सच्चाई के साथ खड़े हैं कि दुनिया का सुधार वर्तमान सामाजिक ढांचे को तोड़कर ही हो सकता है। वे कानून के ढांचे की जगह मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को स्थापित करना चाहते हैं। अराजकतावादियों की सदा यही मान्यता रही है, परंतु जो अपराध इनके और इनके साथी पर लगा है उसकी यह कोई सफाई नहीं है।